तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं स्पर्श भाग 2 का गद्य खंड। और गद्य खंड में सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा बड़े भाई साहब, ठीक है, जिस पर हम विस्तृत व्याख्या करेंगे और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। हम प्रश्नोत्तर वो लेंगे जो कि पिछले कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, सारे क्वेश्चन न लेते हुए, और ये देखेंगे शब्द सीमा क्या होगी, उनकी भाषा कैसी होगी, किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाठसार। और हम ये शुरू करें इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी में देना चाहता हूं। अभी YouTube पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल, जो कि 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए है। इस पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मिलेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फिजिकल काउंसलिंग और आपके पेरेंटिंग गाइडेंस से रिलेटेड भी कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इन वीडियोस की विशेषता ये है कि ये कंटेंट बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बनाए गए हैं और इन पर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत ऑथेंटिक है। तो आप लोग सभी इस चैनल को सर्च करें, इसके कंटेंट का लाभ उठाएं और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले हम देखते हैं बड़े भाई साहब का पाठ प्रवेश। जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग पढ़े पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश में ये इन्फॉर्मेशन दी होती है कि जो आप कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, यानी जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से कैरेक्टर, इन शॉर्ट उसकी एक समरी होती है। तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल होती है हमें ये समझने के लिए हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसको जरूर पढ़ें। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यानी कि यहाँ पर छोटा भाई जो है वो उम्र में छोटा है बड़े भाई से, तो बड़े भाई साहब उसको रोकते टोकते हैं, समझाते हैं। ये कहानी वैसे आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। कहानी में दो भाई, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को समझाता है, पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करता है, और जब वो खेलने कूदने के लिए चला जाता है तो और लौट करके आता है तब बड़े भाई उसको डांटते हैं, समझाते, बार बार समझाने पर भी वो नहीं मानता है। अब बड़े भाई का स्वभाव कैसा है कि वो अध्ययनशील है, यानी कि वो पढ़ाई में बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी वो सालाना एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अभी इन लोगों में 3 साल का डिफरेंस है, यानी कि 3 साल बड़े भाई साहब आगे हैं छोटे भाई से। लेकिन होता यह है इस कहानी के अंदर कि छोटा भाई खेलते कूदते मस्ती करते हुए, पढ़ाई को सीरियस ना लेते हुए भी भैया की डांट डपट के कारण दर साल पास होता चला जाता है, जबकि बड़े भाई साहब पास नहीं हो पाते एग्जाम में और वो फेल होते रहते हैं। ठीक है, तो उसकी एवज में वो उसको क्या समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कौन सा मोटिवेशन होता है, ऐसी कौन सी समझ होती है जो बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते हैं, उसके बारे में ये पाठ है। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो इसलिए ऐसे काम में हाथ मत डालो जिसका तुम्हें ज्ञान ना हो। ठीक, अर्थात यह काम मत करें, यह काम ना करें। ऐसा सुनते ही बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते तो कोई हमें इस तरह नहीं टोकता। यानी कि हम छोटे बच्चों को जो काम करने के लिए, जिसमें उनकी रुचि है, उसको करने के लिए जब रोकते टोकते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि अगर हम बड़े होते तो हमें भी कोई रोकता टोकता नहीं। ठीक है, बड़े होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि बड़े होने से आपको कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि अगर आप बड़े हो गए हैं, बड़े होने के बाद आपके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाने होते हैं, बहुत सोच समझ करके बोलना होता है, आपकी हर एक एक्टिविटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि समाज को इफेक्ट करती है, फैमिली को इफेक्ट करती है। तो बड़े होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप कुछ भी कर सकेंगे। घर के बड़े को कई बार वो काम करने से पीछे हटना पड़ता है जो उसकी उम्र के दूसरे लड़के बिना सोचे समझे करते हैं, क्योंकि वो अपने घर में बड़े नहीं होते हैं। यानी कि जो बड़े घर में होते हैं उनके जो छोटे भाई बहन होते हैं तो बड़े एक प्रकार से उनका आइडल होते हैं। अगर बड़े ही ज्यादा मस्ती करेंगे, खेल कूद में लगे रहेंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसे में बड़े भाई जो है या आपके जो बड़े भाई बहन है वो अपने छोटे भाई बहन को समझा नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ऐसा आचरण नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े भाई बहन जो होते हैं उनको कई बार अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती है। किस लिए दबानी पड़ती है? ताकि वो अपनी मन की इच्छाओं को दबा करके अपने छोटे भाई बहन जो है उनको मोटिवेट कर सके पढ़ने के लिए, अच्छे से व्यवहार करने के लिए। इस प्रकार से प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब है जो है तो छोटे, परंतु उनसे छोटा एक भाई और है। यानी इसमें जिन बड़े भाई साहब की बात हो रही है वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, वो 13-14 साल के हैं, और छोटा भाई उनसे भी छोटा है। ठीक है, तो उनके बारे में बात हो रही है। वे उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती है। अब बड़े भाई साहब जो है उम्र में इतने बड़े नहीं है, उनको भी ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन चूंकि उनसे एक छोटा है इसलिए वो बड़े माने जा रहे हैं। तो कई जगह पर उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती है। किसके लिए? छोटे भाई को सही रास्ते पर चलाने के लिए। पाठ में वो एक जगह कहते भी हैं कि अगर मैं ही गलत राह पर चलूंगा तो मैं अपने छोटे भाई को, यानी तुम्हें, कैसे समझा पाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़े होने के कारण वे खुद भी यही सोचते हैं कि वे जो भी करें छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। यानी कि हमारे जो बड़े बहन भाई होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी एक्टिविटी ऐसी हो जो कि हमारे छोटे भाई बहन के लिए आइडल हो, यानी कि एक आदर्श के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में स्थापित हो, और वो भी उसी रास्ते पर चले। इसके बदले में अगर बड़े भाई बहन ही डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे, अच्छी आदतें अगर नहीं अपने अंदर डेवलप करेंगे, तो वो छोटे भाई बहनों को भी नहीं सिखा पाएंगे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के कारण बड़े भाई साहब का बचपन अदृश्य नष्ट हो गया। यानी कहानी के अनुसार ये कहा जाता है कि छोटे भाई को सही रास्ते पर चलाने के लिए, उसका आइडल बनने के लिए, उसको प्रेरणा देने के लिए
जो बड़े भाई हैं उन्होंने अपना जीवन ऐसा जिया कि उनका जो बचपन था वो कहीं ना कहीं गुम हो गया, यानी कि वो समय से पहले ही बड़े हो गए, उनमें समझदारी आ गई और वो उस समझदारी के माध्यम से अपने छोटे भाई को समझाने का काम करने लगे। तो यहाँ पर ये लेखक कहना चाहते हैं कि भी कहीं ना कहीं उनका जो बचपन था, किसका, बड़े भाई का, वो कहीं ना कहीं अदृश्य हो गया, यानी कि गायब हो गया। उस समय से पहले मिच्योर उनको होना पड़ा ताकि वो छोटे भाई को समझा सके। तो इसमें जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो छोटे भाई और बड़े भाई की है। ठीक है, इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बार थ्रू आउट पढ़ेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो चैप्टर है ये बहुत लेंथी चैप्टर होते हैं। ठीक है, 4-4, 5-5 पेज के अंदर डिटेल चलता है। तो इनमें से वो पैराग्राफ जिसमें से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, उन पैराग्राफ को लिया गया है इस वीडियो के अंदर। दूसरा, हर एक पैराग्राफ को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कुछ काल्पनिक बिंदु बनाए गए हैं, यानी कुछ पॉइंट्स डेवलप किए गए हैं। उन पॉइंट्स को आप साथ के साथ लिखते चलें। जब आप इन पॉइंट्स को मर्ज करेंगे तो सारी घटना जो जो भी कहानी के अंदर होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, तो एक भाषा बनकर के आ जाएगी आपको, यानी कि एक शॉर्ट समरी तैयार हो जाएगी आपके पास कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं या कहानी किस प्रकार से चलती है, बड़े भाई कैसे हैं, छोटे भाई कैसे हैं, क्या घटना घटती है, वो किस प्रकार से डांटते हैं, फिर साल 10 साल कैसे पास होते जाते हैं, फिर इसका कंक्लूजन यानी उपसंहार कैसे होता है, यानी कहानी कैसे खत्म होती है। तो उसके लिए मैंने कुछ काल्पनिक पॉइंट्स बनाए हैं, वो पॉइंट्स आप देखेंगे और लिखते हुए जाएंगे। इन पॉइंट्स को लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप इन शॉर्ट इस चैप्टर को समझ पाएंगे, अन्यथा चैप्टर बहुत लेंथी है, हम एक एक 2-2 लाइन नहीं पढ़ सकते, है ना। देखते हैं आगे, चलिए शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले पाठ का सारांश देख लेते हैं हल्का से, कि बड़े भाई साहब लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी है जो सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की गहरी समझ को उजागर करती है, यानी कि जो फैमिली में जो रिलेशनशिप होती है ना, जो मेंटेलिटी होती है उसको उजागर करती है, यानी कि हमारी मानसिकता हमारे रिलेटिव्स के लिए कैसी होती है, हम किस प्रकार से उनके सामने इंप्रेशन बनाते हैं, इस बारे में बात की गई है। कहानी में छोटे भाई की नजर से उसके बड़े भाई की सच्ची स्थिति और संघर्ष को दिखाया गया है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा भाई जो है वो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, लेकिन वो अपने छोटे भाई को भी संघर्ष करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, इस पर आधारित कहानी है। आगे लिखा हुआ, यह कहानी 2 ऐसे सगे भाइयों के रिश्तों पर आधारित है जिसमें एक भाई दिन रात पढ़ाई के लिए मेहनत करता है जबकि दूसरा भाई इसके विपरीत खेल कूद करता है, यानी कि दोनों का स्वभाव एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। बड़े भाई साहब दिन रात पढ़ाई करते हैं, हमेशा किताबें खोल करके बैठे रहते हैं, जबकि छोटा भाई खेल के मैदान को देख करके उसकी ओर आकर्षित होता है और खेलने कूदने में लगा रहता है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। ठीक है, खेल के मैदान मानो उसे अपनी ओर खींचते हैं, जिनके आकर्षण में वह बंधन बंधकर खींचा चला जाता है और फिर उसे बड़े भाई का कोपभाजन बनना पड़ता है। अब छोटा भाई छोटा है, स्वभाव से चंचल है, तो वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, वो क्या करता है, छुप करके दबे पांव घर से निकल जाता है खेलने कूदने के लिए। ऐसा लगता है मानो ये खेल के मैदान उसको आकर्षित कर रहे हो, यानी कि उसको अपनी ओर बुला रहे हो। तो वो चला तो जाता है, लेकिन जब वो लौट करके आता है और बड़े भाई को जब मिलता है तो बड़े भाई का उसे कोपभाजन बनना पड़ता है, यानी कि बड़े भाई का गुस्सा उसे झेलना पड़ता है, उनकी डांट डपट उसको खानी पड़ती है। लेकिन आखिरकार वो परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करता है जबकि बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं। कहानी ये कहती है कि इतना चंचल होने के बाद भी, पढ़ाई में इतना ध्यान न देने के बाद भी वो हर साल पास हो जाता है, जबकि बड़े भाई साहब इतना पढ़ने के बाद भी हर साल फेल होते जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार कहानी बड़े रोचक तरीके से आगे बढ़ती है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार इसको पढ़ते हैं क्या है, देखिएगा जरा इसके पॉइंट्स कुछ याद रखने के लिए मुख्य बिंदु बनाए काल्पनिक, आप कोई से भी पॉइंट्स बना सकते हैं जो मैंने साधारण भाषा में बनाए, जिससे कि कहानी एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। इन पॉइंट्स को आप लिख करके पूरी कहानी समझ सकते हैं कहां क्या हुआ। तो पहले दिया हुआ छोटे भाई की स्थिति, यानी कि वो है कैसा, तो वह अपने बड़े भाई की डांट डपट खाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खेलने कूदने में लगा रहता है तो बड़े भाई साहब उसको डांटे डपटते हैं कि पढ़ाई भी किया करो, समय मत व्यर्थ किया करो, पढ़ाई बहुत कठिन होती है, इसको बहुत समय देना पड़ता है, मैं दिन रात पढ़ता हूँ, आंखें फोड़ता हूँ, खून जलाता हूँ, उसके बाद भी नंबर नहीं आ पाते, मैं पास नहीं हो पाता हूँ, तो तुम अगर इतना खेलोगे कूदोगे तो कैसे पास होगे। इस प्रकार से वो डांट डपट खाता है, जिसमें उसे सुधर जाने और मन लगाकर पढ़ाई करने की हिदायत दी जाती है। भैया उसे बार बार डांटते हुए हिदायत देते हैं, यानी कि समझाते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो गांव चले जाओ वापस, ऐसे समझाते हैं उसको। लेकिन छोटा भाई बार बार खेलकूद की ओर आकर्षित होता है, लेकिन इतनी डांट डपट खाने के बाद भी छोटा भाई बार बार खेलने कूदने के लिए दबे पांव घर से निकल जाता है, छुप करके निकल जाता है। वो सोचता है कि बड़े भाई की नजर उसके ऊपर ना पड़े, लेकिन फिर भी पकड़ा जाता है और वो भाई साहब के कटु वचन उसे सुनने पड़ते हैं। कटु वचन यानी कि कड़वे वचन, भाई साहब फिर डांटा डपटना उसको शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया छोटे भाई की स्थिति, यानी कि उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 देखिए, छोटे भाई का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है, तो कैसे नहीं लगता, अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने चला जाता है, ये उसका स्वभाव है। बार बार आज उसके ऊपर डांट पड़ी तो वो सुधर गया, चुपचाप सो गया। दूसरे दिन उठा तो जैसे मैदान से खुली हवा उसके शरीर को छूती है, उसका मन उसको और आकर्षित होता है और वो वहां पे भगा चला जाता है। ठीक है, आगे खेलकूद कर जब वो वापस आते तो बड़े भाई साहब के रौद्र रूप के दर्शन करने पड़ते। ये सेंटेंस दिया हुआ है, रौद्र रूप यानी कि क्रोध, क्रोध का उसको सामना करना पड़ता है, किसका, बड़े भाई साहब का।
ठीक। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते हैं कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए दिन रात आंख फोड़नी पड़ती है, यानी कि बहुत पढ़ना पड़ता है, दिन रात पढ़ाई में लगे रहना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर यह समझ में आती है। यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद में पढ़ाई थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है। अगर हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे, ऐसा वो समझाते हैं। आगे लिखा है, बड़े भाई द्वारा डांट खाने के बाद हमेशा उनकी तरह पढ़ाकू बनने की कोशिश करता है। यानी कि अभी डांट पड़ी तो उसे लगता है कि वास्तव में मैं गलत हूं और मुझे सुधर जाना चाहिए, तो वो क्या करता है, अब वो सोचता है कि बस आज के बाद मैं कभी भी नहीं खेलूंगा। और जैसे बड़े भैया पढ़ाकू हैं, यानी हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हैं, मैं भी वैसे ही पढ़ाई करूंगा। ये समझ करके, ये सोच करके वो क्या करता है, टाइम टेबल बनाता है सुबह 6 बजे से उठ करके रात के 10 बजे तक का, जिसमें खेल के लिए वो कोई भी स्थान नहीं रखता, केवल पढ़ाई पढ़ाई और स्कूल का काम रखता है वो। लेकिन ये टाइम टेबल बनाने के बाद एक दिन तो वो फॉलो करता है, सेकंड डे थर्ड डे ये टाइम टेबल बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वो फिर अपनी चंचलता और मन के अनुरूप खेलने के लिए चल पड़ता है। और फिर वापस से ये सिस्टम शुरू हो जाता है, उसका खेल करके आना, भाई साहब का डांटना, उसको हिदायत देना, समझाना। ठीक है, तो परिश्रम को देखकर, बड़े भाई साहब परिश्रम को देखकर प्रभावित होता है। वो बड़े भाई साहब से डांट सुनकर एक टाइम टेबल भी बनाता है, लेकिन उस पर चल नहीं पाता। यानी वो बच्चा कोशिश तो कर रहा है, लेकिन स्वभाव उसका ऐसा है कि वो उस टाइम टेबल पर चल नहीं पाता। बार बार डांट पड़ती है, बार बार सुधरने की कोशिश करता है, टाइम टेबल भी डेवलप करता है, लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा है, चंचल है। आगे लिखा है नंबर 3, अब हम बात करें बड़े भाई साहब की स्थिति, यानी कि भाई साहब कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो क्या करते हैं और कितना पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, बड़े भाई साहब पूरा मन लगाकर घंटों पढ़ते हैं, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक किताब खोल के वो बैठे रहते हैं, पूरा मन लगाकर घंटों पढ़ते हैं। लेकिन बार बार प्रयत्न करने पर भी एक ही कक्षा में 2-3 साल में पास कर पाते हैं। यानी एक कक्षा को पार करने में, एक कक्षा को पास करने में, नेक्स्ट क्लास में जाने में उनको 2 से 3 साल का समय लगता है। कब, जब वो घंटों किताबें खोलकर बैठे रहते हैं, पढ़ाई में खूब ध्यान लगाते हैं, तब। आगे, वह व्यक्तिगत सुख को त्याग कर पूरे मन से परिश्रम करते हैं। व्यक्तिगत सुख को त्याग कर, यानी खेल कूदने में नहीं लगते, किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं करते, कठोर परिश्रम करते हैं। अच्छा, उन्हें मनोरंजन करना भी होता है तो किस प्रकार का करते हैं, कॉपी पे ही कोई एक नाम बार बार लिखते रहेंगे, चील कौवे बनाते रहेंगे, चित्र बनाते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे, स्पेलिंग रिपीट करते रहेंगे, इस प्रकार की चीजें करते हैं। वो किसी भी कंडीशन में वो कॉपी और किताब को बंद नहीं करते। ठीक, तो कठोर परिश्रम करते हैं। बड़े भाई स्वभाव से अध्ययनशील हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पढ़ना में वो उनका बड़ा इंटरेस्ट है, यानी कि वो बहुत पढ़ाकू हैं, अध्ययनशील है। ठीक है, हमेशा किताब खोले बैठे रहते हैं, हमेशा प्रयत्न उनका ये रहता है कि मैं किताब खोल करके बैठा रहूं और कुछ ना कुछ इसमें पढ़ता रहूं, जिससे कि मैं हर साल पास हो जाऊं। लेकिन होता है इसका जस्ट अपोजिट है, हर साल वो फेल हो जाते हैं। एक क्लास वो 2 साल 3 साल से पहले पास कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये भी मालूम पड़ती है बच्चों कि अगर आप किताब खोल करके बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम टाइम में पढ़ना शुरू करते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल किताब खोल करके बैठे हैं, पेरेंट्स को बता रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, टीचर्स को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या होता है, जब आपका मन कर रहा है वास्तव में पढ़ने का, उस समय पर जब आप पढ़ते हैं तो आप कम समय में अच्छा पढ़ लेते हैं, आप अच्छा मेमोराइज कर लेते हैं। और अगर आपको जबरदस्ती धक्का मार करके पढ़ाया जाए, बाबा रोक टोक के पढ़ाया जाए कि पढ़ने बैठो, तो आप बैठ तो जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, किताब खुली होगी लेकिन दिमाग कहीं और होगा। ठीक, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 नोटिस कीजिए, बड़े भाई का मनोरंजन, यानी कि बड़े भाई साहब मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, खेलने कूदने तो जाते नहीं है, पढ़ाई करते रहते, तो पढ़ाई करते करते वो मनोरंजन कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा है, समय काटने के लिए कॉपी किताबों के हाशिए पर चित्र बनाया करते हैं, यानी बैठे बैठे कोई ड्राइंग कर लेंगे, फूल पत्तियां बना ली, कुछ बना लिया, अजीब सी आकृति बना ली, इस प्रकार से किसी का चेहरा बना लिया आधा अधूरा। ऐसे एक चीज को बार बार लिखना, उनका मानना है कि यदि भी स्वयं खेल कूद में लग जाएंगे तो छोटे भाई को कैसे समझाएंगे। और मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, वो एक ही शब्द को बार बार लिख रहे हैं हाशिए पर, कॉपी में, रफ कॉपी में लिखते जा रहे हैं, ऐसा। अच्छा, वो ऐसा क्यों करते हैं भाई, मनोरंजन के लिए वो खेलने कूदने क्यों नहीं जाते, है ना, वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनका मानना है कि यदि वे स्वयं ही खेल कूद में लग जाएंगे तो छोटे भाई को कैसे समझाएंगे। यानी कि अगर वो खुद ही अनुशासन में नहीं रहेंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर वो छोटे भाई को भी रोक टोक नहीं पाएंगे। इस कारण से वो कहीं भी खेलने कूदने नहीं जाते और मनोरंजन का कोई भी साधन वो अपने लिए उपयोग में नहीं लाते। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल होगा। इतना करने के बाद भी जब एग्जाम आया, एनुअल एग्जाम, सालाना एग्जाम यानी कि इम्तिहान, सालाना इम्तिहान यानी कि एनुअल एग्जाम आया, तो हुआ ये कि बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई खेलते कूदते, डांटते डपटते, डांट खाते हुए, टाइम टेबल बनाते हुए, है ना, उसके बाद भी वो पास हो गया। तो छोटा भाई तो हो गया पास, बड़े भाई साहब इतना पढ़ने के बाद भी हो गए फेल। तो जो 3 साल का इन लोगों के अंदर डिफरेंस था, जो दूरी थी 3 कक्षाओं की, और वो 2 कक्षाओं के रूप में परिवर्तित हो गई।
लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया, यानी वो शरारती बच्चा, वो छोटा भाई जो खेलता रहता था, पढ़ता नहीं था, वो अपनी क्लास में फर्स्ट आ गया, और बड़े भाई साहब जो हमेशा पढ़ते रहते थे वो फेल हो गए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। पहले 3 कक्षा की थी, वो पास हो गया, वो फेल हो गए, तो अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। इसके बाद भी बड़े भाई अपना ध्यान छोटे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर रखते थे। खुद फेल हो गए, छोटा भाई पास हो गया फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद भी बड़े भाई उसका ध्यान रखते थे, कहीं ऐसा नहीं हो उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाए, या वो लापरवाह हो जाए, या पढ़ाई करना बंद कर दे। उसके बाद भी वो उसे रोकते टोकते रहते थे, उसका ध्यान रखते थे, डांटते दपड़ते थे, क्योंकि वो तो स्वभाव से ही ऐसा था, खेलने कूदने निकल जाता था, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ता था, थोड़ा बहुत जो भी उसे पढ़ना होता था, एग्जाम में पास हो जाता था। तो इस बार हुआ ये कि भाई साहब तो हो गए फेल और छोटा भाई हो गया पास, लेकिन भाई साहब ने उसको डांटना डपटना छोड़ा नहीं, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा नहीं। आगे देखिएगा, नंबर 5 लिखा है छोटे भाई का घमंड। अब हुआ ये कि भाई साहब हो गए फेल, छोटा भाई हो गया पास, तो ऐसा लगा बड़े भाई को कि इसको घमंड हो गया है, इसे लगने लगा है कि मैं तो पास हो जाता हूं और ये फेल हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वे उसकी लापरवाही देखते हुए कहते हैं कि कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है, यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया, तुम्हारी क्या हस्ती है। यानी कि वो उसको डांटते हुए कहते हैं, जब वो देखते हैं कि ये खेलने कूदने में पहले से ज्यादा लग गया है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, और ऐसा लगता है जैसे उसको घमंड हो गया है पास होने का, तो वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम इतना घमंड मत करो, पास हो गए हो तो, क्योंकि घमंड तो किसी का भी नहीं रहा है संसार में। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं रावण का, कंस का, जैसे वो लोग बड़े अहंकारी थे, बड़े घमंडी थे, जब वो लोग ही नहीं बचे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी क्या हस्ती है, यानी तुम क्या हो, तुम्हारा घमंड भी बचने वाला रहने वाला नहीं है। ठीक है, आगे, यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया, तुम्हारी क्या हस्ती। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चेताया, यानी ऐतिहासिक उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए है ना, ऐसे रावण जैसे और कंस जैसे राक्षस हुए, उन लोगों का भी घमंड नहीं टिका, तो अपन तो साधारण मानव है, अपनी क्या हस्ती है। इस प्रकार के उदाहरण से वो उसको समझाते हैं। आगे वो बोलते हैं, यहाँ तक कह दिया कि दादा अपनी गाड़ी कमाई, दादा यानी कि पिताजी, उनके जो पिताजी उनको वो दादा बोलते हैं, दादा अपनी गाड़ी कमाई, गाड़ी कमाई यानी कि जो मेहनत की कमाई है, ठीक है, दोनों भाइयों को पढ़ाने में लगा रहे हैं। गांव से आए दोनों भाई पढ़ने के लिए, हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल का बिल पे करते हैं, खाने का बिल पे करते हैं, धोबी का बिल पे करते हैं, ठीक है, स्कूल की फीस भरते हैं। तो यहाँ पर बड़े भाई छोटे भाई को डांटते हुए कहते हैं कि घमंड मत करो। दादा यानी कि पिताजी क्या करते हैं, बोले हम दोनों को पढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी कमाई खर्च कर रहे हैं, यानी बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च करते हैं। यदि तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो ऐसा करो, लौट जाओ दादा यानी पिताजी के पास, यानी कि अगर तुम्हें खेलना कूदना है तो फिर गांव ही चले जाओ, या पिताजी की मेहनत की कमाई को क्यों खराब कर रहे हो, गांव चले जाओ। ठीक है, और गाड़ी कमाई को बर्बाद मत करो, यानी कि उनकी जो मेहनत की कमाई है उसे बर्बाद मत करो। यानी कि छोटे भाई को समझाने के लिए वो कटु से कटु वचन बोलते हैं, तीखी से तीखी उक्ति बोलते हैं, ताकि वो कैसे भी करके समझ जाए और पढ़ाई में ध्यान देने लग जाए, ऐसा उनका मानना है ना। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स पर बात करी है। बड़े भाई की स्थिति के बारे में हमने आपको बता दिया, बड़े भाई का मनोरंजन का साधन क्या है वो भी बता दिया, और तीसरी बात करी छोटे भाई का घमंड। अब इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो कहानी जुड़ती चली जाएगी और आपको रिवाइज हो जाएगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा नंबर 6, छोटे भाई का ज्ञान, यानी कि उसकी नॉलेज कैसी है, वो क्या समझता है इस डांट डपट के बारे में। भैया उसको जो बार बार डांटते हैं, है ना, रोकते टोकते हैं, गांव जाने की धमकी देते हैं, पढ़ाई के बारे में चेताते हैं, तो वो क्या समझता है उनको, क्या किस तरह से देखता है वो उनको। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए, ठीक है, लेखक पास, यानी कि छोटा भाई पास हो गया और बड़े भाई सब फेल हो गए। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था, दिन रात पढ़ते थे, ठीक है, और लेखक ने ज्यादा नहीं किया था, वो खेलने कूदने में भी लगा रहा और जैसे तैसे भी उसने पढ़ाई करी, लेकिन वो पास हो गया। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। पहले तो उसको लगता था कि भाई मैं तो पास हो गया हूँ, ये फेल हो गए, तब इन लोगों के बीच में 2 कक्षाओं का अंतर था। अब हुआ ये कि बड़े भाई सब फेल हो गए, छोटा भाई पास हो गया, तो छोटे भाई को अब दुख हुआ कि बड़े भैया फिर फेल हो गए। अब इन लोगों के अंदर गैप जो है कम हो गया, ज्यादा नहीं रहा। लेखक को बड़े भाई पर दया आ रही थी, यानी कि इतना पढ़ने के बाद भी भैया फेल हो गए, दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो बड़े भाई रो पड़े, यानी कि जब रिजल्ट सुनाया गया पास फेल का तो बड़े भाई रो पड़े। उनके साथ लेखक भी रोने लगा, यानी जो छोटा भाई था वो भी रोने लगा, यानी उसको भी बहुत जेन्युइनली मन से दुख हुआ कि भैया इतना पढ़ते हैं उसके बाद भी पास नहीं हो पा रहे और मैं हो गया। हालांकि उसके मन में एक बार ये भी आया था कि अब अगर भैया मुझसे कुछ कहेंगे ना कि मैं पढ़ाई में नहीं करता हूँ, खेल में लगा रहता हूँ, तो मैं तो पास हो जाता हूँ, इस बार मैं उनको बोल दूंगा कि मैं कम पढ़ता हूँ उसके बाद भी पास हो जाता हूँ और आप जो है फेल हो जाते हो। ठीक है,
लेकिन हुआ ये कि जब आपकी बात जब ऐसा हुआ तो लेखक रोने लगा, यानी कि जो छोटा भाई था वो भी रोने लग गया, क्योंकि बड़े भैया फेल हो गए थे। पास होने की खुशी आधी हो गई थी, जो पास होने की खुशी थी छोटे भाई की वो आधी हो गई। अब उनके बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया, अब केवल एक दर्जा ही रह गया था, यानी एक क्लास का गैप था दोनों के बीच में। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है। अब छोटे भाई को रियलाइज हुआ कि वो कैसे पास हो रहा है। जब उसने सोचा कि मैं कैसे पास हो रहा हूँ इतनी डांट डपट खाने के बाद भी, खेलकूद करने के बाद भी, तो उसको ये रियलाइज हुआ, यानी कि उसको ये समझ में आया कि बड़े भैया जो मुझे डांटते डपटते हैं, ठीक है, जो समझाते हैं, जो तीखी तीखी कटु वचन बोलते हैं, जो कि मेरे दिल को दुखाते हैं, परेशान करते हैं मुझे, उन्हीं की वजह से मैं पास हुआ हूं। क्योंकि उनकी डांटने की वजह से मैं थोड़ा सतर्क हो जाता और कम समय में ध्यान लगाकर पढ़ाई करता, मेरे अंदर फेल होने का भय भी रहता, इसलिए मैं कम समय में अच्छा पढ़ लेता था। तो ये ज्ञान हुआ किसको? छोटे भाई को। ठीक, तभी तो वो साल दर साल पास होता जा रहा है। ठीक, आगे देखेगा। तो ये उसको लगा कि लेखक को लगा कि ये उनके उपदेशों का ही असर है। किनके उपदेशों का? बड़े भाई के उपदेशों का। वो जो डांटे डपटते ना उसका, वे धनाधन पास होते जाते हैं। अब भाई साहब नरम पड़ गया, अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया, यानी कि अब केवल एक क्लास का इनमें अंतर रह गया था। 2 क्लास में वो दमादम पास होता चला गया और बड़े भाई साहब 2 साल कंटिन्यू फेल रहा है। तो तीसरे साल में आकर के बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को डांटना बंद कर दिया, कुछ भी कहना रुकना टुकना उसको बंद कर दिया। ठीक, अब देखिए नंबर 7, छोटे भाई की निरंतर सफलता का कारण। अब वो समझता है कि भाई ये क्या हुआ, बड़े भाई साहब ने डांटना बंद कर दिया है मेरे को, अब कुछ कहते भी नहीं है, तो मैं जो सफल हो रहा हूं उसके पीछे किसका हाथ है? तो वो क्या समझता है, समय के साथ छोटे भाई को यह एहसास हुआ, यानी कि उसको ये समझ में आया कि बड़े भाई साहब का ज्ञान, डांट फटकार ही उसकी सफलता का कारण है। अब उसके मन में अपने भाई साहब के लिए सम्मान की भावना पैदा हो गई, यानी कि पहले उसके अंदर जो कटु भावना थी कि बड़े भैया हमेशा डांटते रहते हैं, मुझे गांव भेजने की धमकी देते रहते हैं और पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तो पहले तो उसे गुस्सा आती थी, लेकिन अब उसे मालूम पड़ रहा है कि बड़े भाई साहब की डांट डपट उसके लिए कितनी फायदेमंद रही। और ये बात बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों की, बड़े जब हमको डांटते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, हालांकि वो हमें उस समय समझ में नहीं आता है, हमें लगता है कि हम अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन बड़े जो हमको डांट रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कर रहे होते हैं। तो हमें उस समय उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बड़े भाई साहब ने डांटना डपटना बंद कर दिया, तो छोटे भाई को रियलाइज हुआ कि मैं जो अभी तक पास हो रहा हूँ वो उनके उपदेशों का ही जो है प्रतिफल है। तो इस भावना के साथ में क्या हुआ, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति सम्मान की भावना पैदा हुई, यानी उसे लगने लगा कि अच्छा किया इन्होंने मुझे डांटा डपटा और मैं पास होता गया। ठीक है, अब इसका उपसंहार देख रहे हैं, यानी कि कंक्लूजन, कि क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, घटना क्या घटी। इत्तेफाक से उस समय एक कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी। कहानी ये कहती है कि छोटे भाई को डांटे डपट रहे भैया, ठीक है, कि तुम कहां दौड़ते भागते रहते हो, अब तुम में हम में एक ही क्लास का अंतर रह गया, अब तुम बड़े हो गए, समझदार हो जाओ, तुम ऐसे सड़कों पे है ना पतंगे लूटते रहते हो। तो पतंगे लूटता हुआ जब वो आ रहा था तो बड़े भाई से टकरा गया, बड़े भाई ने उनको खूब डांटा करा। ठीक है, तो ऐसे में लिखा है कटी हुई पतंग लेखक के ऊपर से गुजरी, उसकी डोर कटी हुई थी, लटक रही थी, यानी कि लेखक दौड़ लगा रहा था पतंग को लूटने के लिए। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसी के पीछे बाकी लड़के भी दौड़ रहे थे। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली। हुआ ये कि जब पतंग गई तो पतंग को लूटता हुआ छोटा भाई दौड़ा, उसके पीछे और लड़के दौड़े। अब जो कि बड़े भाई साहब थे उनकी हाइट अच्छी थी, उन्होंने क्या किया, उड़ती पतंग को पकड़ लिया और वो भी हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। ठीक है, क्या लिखा है अंत में, दौड़ पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े और लेखक भी उनके पीछे दौड़ रहा था। यानी ये कंक्लूजन हमें ये बता रहा है कि जिन्हें हम बड़े भाई साहब कह रहे हैं वो उम्र में छोटे हैं, उनके मन में भी बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, उनकी भी इच्छा है कि वो भी मनोरंजन करें, खेले कूदे, लेकिन वो छोटे भाई की वजह से नहीं कर रहे हैं। ये अंतिम जो पॉइंट लिखा हुआ उपसंहार, कंक्लूजन जो लिखा हुआ है वो ये बता रहा है कि जब छोटा भाई पतंग लूटने के लिए भागा तो उस पतंग को देख करके बड़े भाई भी आकर्षित हुए, तो उन्होंने क्या किया, उस अपनी लंबी हाइट से यानी कि अपनी लंबाई के कारण उन्होंने हाथ बढ़ा करके पतंग को पकड़ लिया और उसको लेकर के वो हॉस्टल की ओर दौड़े और उनके पीछे पीछे छोटा भाई भी दौड़ा। यानी बड़े भाई साहब जो छोटे भाई को इतना समझाते थे उनके अंदर भी एक प्रकार का बचपना था, जिसके कारण से वो भी पतंग को लेकर के दौड़ पड़े। तो कहानी हमसे क्या कहती है, कहानी ये कहती है कि छोटे भाई को सही रास्ते पर चलाने के लिए, उसको सफलता तक पहुंचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को उसके प्रति ईमानदारी से निभाने के लिए बड़े भाई साहब उसको डांटते डपटते हैं, है ना, रोकते टोकते हैं, ताकि वो अच्छी आदतें अपनाए और पास हो जाए, अपने जीवन में कुछ बन पाए। इससे छोटा भाई थोड़ा नेगेटिव वे में लेता है कि हमेशा डांटते रहते हैं, मुझे गांव जाने की कहते रहते हैं, लेकिन अंत में उसको समझ में आता है कि भैया की डांट डपट ही है जिसने मेरे
को सफलता दिलाई है और मैं निरंतर पास होता चला जा रहा हूं। फिर वो अपने भाई के प्रति मन में एक सम्मान की भावना ले आता है, ठीक है ना। अब उन दोनों के अंदर केवल 1 क्लास का अंतर रह जाता है और अंतिम घटना ये बताती है कि दोनों ही उम्र में छोटे हैं और दोनों के अंदर ही बाल सुलभ चेष्टाएं हैं। तो इस प्रकार से इस पॉइंट्स के रूप में, यानी कि इन 8 पॉइंट्स के रूप में हमने वो 5-7 का जो पेज, 5-7 पेजों का जो चैप्टर है पूरा, जिसमें बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हैं, उनके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की समरी हमने इन पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर डेवलप की है। अगर आप ये पॉइंट्स लिख लेंगे ना सीक्वेंस से, तो आपकी कहानी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी, यानी इसके बाद क्या घटना घटी आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा और एक सारांश आपके पास तैयार हो जाएगा, एक रिव्यू आपके पास तैयार हो जाएगा चैप्टर का कि क्या है। ठीक, तो इनका ध्यान रखें, इन पॉइंट्स को जरूर लिखें और एक बार करके देखिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैंने 4 प्रश्न लिए हैं और ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करते हैं, क्या भाषा है इनकी और इनके आंसर किस तरह से लिखेंगे। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों किया, है ना। तो छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। यानी वो बेचारा अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा था कि पढ़ाई का मैं मन लगा करके पढ़ूं और शिकायत का मौका ना दूं, क्योंकि बाबा डांट पड़ जाती थी ना। सुबह 6 से रात 11 बजे तक सभी विषयों को पढ़ने का कार्यक्रम रखा गया, यानी सुबह 6 बजे उठूंगा तब से पढ़ना शुरू होगा और रात के 11 बजे तक मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है, खेलने के लिए कोई टाइम नहीं, सिर्फ खाना खाना है, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाना। इस प्रकार का उसने बनाया। परंतु पढ़ाई करते समय खेल के मैदान उसे अपनी ओर खींचते, इसलिए वो टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाता था। यानी मन लगा करके पढ़ना है, टाइम टेबल भी बनाया है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही खेल के मैदान उसको दिखते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो मैदान उसको खींच रहे हो, तो वो फिर टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाता था। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिएगा। नंबर 2 लिखा है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में थे। कौन? बड़े भाई साहब, क्योंकि उसको बार बार मना करते थे, खेलने कूदने मत जाया करो, ज्यादा मत खेला करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। तो जब वो लौट करके आया तो वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए कहा, प्रथम दर्जे में पास होने का उसे घमंड हो गया है। यानी वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि तुम्हें पास होने का घमंड हो गया है। ठीक है, 1 साल पास हो गया था ना वो, तो उसने पढ़ाई पे ध्यान देना ही बंद कर दिया, सुबह से खेलने निकलता, शाम तक खेलते ही रहता। तो बड़े भाई ने गुस्से में उससे कहा, और घमंड के कारण रावण जैसे भूमंडल के स्वामी का भी नाश हो गया था। उन्होंने एग्जाम्पल देकर के बोला, बेटा घमंड जो है वो तो रावण जैसे को अभी नहीं चला। रावण कितना घमंडी था, कितना शक्तिशाली भी था, लेकिन जब वही नहीं बचा अपने घमंड के कारण, तो अपनी तो क्या हस्ती है। इस प्रकार से ऐतिहासिक उदाहरण देकर के उन्होंने छोटे भाई को डांटा। हम तो फिर भी साधारण इंसान है। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को गुल्ली डंडा खेलने के बजाय पढ़ाई में ध्यान देने की नसीहत दी। नसीहत यानी शिक्षा दी, समझ दी कि गुल्ली डंडा मत चटकाओ, जाकर के पढ़ाई में ध्यान दो। तो क्वेश्चन क्या था? एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। तो उन्होंने पहली बार तो उसको डांटा और फिर ये कहा कि तुम्हें घमंड हो गया है। घमंड तो रावण और कंस का भी नहीं बचा, ऐतिहासिक उदाहरण के माध्यम से डांट रहे हैं उसको। ठीक है ना। और अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ाई करो, नहीं तो घर चले जाओ, ऐसा कह के भी डांटते हैं वो उसको। ये भी लिख सकते हो आप। तो गुल्ली डंडा खेलने के बजाय उनको क्या करना है? पढ़ाई में ध्यान देना है। पढ़ाई पे ध्यान दो कुल मिलाकर बड़े भाई ने। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना भाई, और चाहो तो लिख भी सकते हो, बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद आ रहे क्वेश्चन नंबर 3, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सालों में कई बार पूछा गया है। बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आ पाता, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से पास हो पाता? आंसर। अब इसमें पूछे, अपने विचार प्रकट कीजिए, अपने शब्दों में लिखिए, पाठ के आधार पर बताइए। सारी एक ही बातें हैं, ठीक है ना। तो हमें अगर अपनी मन से लिख रहे हैं हम इसका आंसर तो लिखे, लेकिन 3 लाइनों में से 2 लाइनें किताब की होनी चाहिए। 1 लाइन आप अपने मन से लिख दो, इतना तो चल जाएगा। नमक, आटे में नमक जितना चल जाएगा, लेकिन पूरा ही आप मन से लिखोगे तो वो इंप्रेसिव नहीं होता है। तो आंसर देखें, क्वेश्चन था, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या भाई छोटा भाई अव्वल आ पाता? बड़े भाई साहब को अपनी जिम्मेदारियों का आभास था, यानी बड़े भाई साहब सोचते थे कि हम दोनों भाई गांव से हॉस्टल में आकर के रहते हैं, तो चूंकि मैं बड़ा हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है। वो इस बात को अच्छे से समझते थे। अगर छोटे भाई को गलत रास्ते जाने पर नहीं रोक पाएंगे, अगर वो खुद भी ऐसा करेंगे अनुशासनहीनता, यानी कि अगर वो अनुशासनहीनता करेंगे, खुद ही अपना ध्यान नहीं रखेंगे, खुद ही सिस्टमेटिक वे में नहीं रहेंगे, अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो भाई को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोक पाएंगे। यानी बड़े भाई को कैसे रोकेंगे? बड़े भाई छोटे भाई को कैसे रोकेंगे? फिर रोक ही नहीं सकते। छोटा भाई जब भी खेलकूद में ज्यादा समय लगाता तो बड़े भाई साहब उसे डांट लगाते और पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहते। ठीक है, ज्यादा वो खेला, उसको डांट और कहा के पढ़ाई करने बैठ जाओ चलो।
यह बड़े भाई का ही डर था कि छोटा भाई बहुत पढ़ लेता था, यानी कि बड़े भाई की बार बार डांट के कारण और उनके डर के कारण छोटा भाई कम समय में ज्यादा पढ़ लेता था। ठीक है, यानी कि क्वालिटी पे बिलीव करता था, क्वांटिटी पे नहीं करता था। बड़े भाई साहब क्वांटिटी में बिलीव करते थे, 8 घंटे 9 घंटे 24 घंटे किताब खोल के बैठे हैं, जबकि छोटा भाई क्या करता था, कम समय में अच्छा पढ़ता था। ठीक है, क्वालिटी वर्क पर वो काम करता था। अगर बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांट फटकार नहीं लगाते तो छोटा भाई कक्षा में अव्वल नहीं आ पाता। ये बात हमने अभी भी पढ़ी थी। उसको रियलाइज होता है लास्ट में कि अगर बड़े भैया मुझे डांटते नहीं, समझाते नहीं और उनका डर नहीं होता तो मैं कभी भी कक्षा में अव्वल नहीं आ पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से नोटिस कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? ये आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये चैप्टर का ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ किताबी ज्ञान से नहीं आती। आपने एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉलेज हो गई। आपको किताबों की ज्ञान हो गया है, लेकिन जीवन की नॉलेज यानी जीवन का जो ज्ञान होता है वो ऐसे नहीं मिलता। तो वो कहते हैं किताबी ज्ञान से नहीं आती बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बड़े भाई साहब कहते हैं कि जो बड़े भाई साहब कहते हैं, बड़े भाई साहब पाठ में भाई साहब कहते हैं कि किताबी ज्ञान से नहीं आती। क्या समझ? जीवन की समझ किताबी ज्ञान से नहीं आती बल्कि जीवन के अनुभव से आती है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। और बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनका विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। तो बड़े भाई साहब कहते हैं जीवन की समझ किताबी ज्ञान से नहीं आती, यानी केवल किताबें पढ़ने से, डिग्रियां डिप्लोमा करने से नहीं आती, बल्कि अनुभवों से आती है। यानी कि जब हम उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं शिक्षाओं को, ज्ञान को, उनसे जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, सच्चे ज्ञान की। इसके लिए उन्होंने अपनी अम्मा और दादा और हेडमास्टर का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया अम्मा और दादा यानी उनके जो माता पिता है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी घरों के सिस्टम से संभालते हैं। जो सैलरी आती है उसके दादा की, यानी जो पैसे मिलते हैं उसके दादा को, उसको माता जी क्या करती हैं, ठीक प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो खाना खाने के लिए अन्न भी आ जाता है, पैसा जमा भी हो जाता है, हारी बीमारी के लिए भी पैसा आ जाता है। इस प्रकार का उदाहरण देकर के वो समझाता है कि माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके पास अनुभव बहुत है, अनुभव का ज्ञान बहुत है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से चला पा रहे हैं। वो एग्जाम्पल दे रहा है। ऐसे अपने हेडमास्टर का एग्जाम्पल देता है वो कि हेडमास्टर साहब अगर खुद अपना घर चलाते हैं तो उनकी सैलरी में उनका घर चल नहीं पाता, जबकि उनकी माताजी जब चलाती हैं तो उस सैलरी में वो बचा भी लेती हैं, घर की व्यवस्थाएं भी कर लेती हैं और पैसा बचा भी लेती हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि जो हेडमास्टर की जो माँ है वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और वो अपने माता पिता अम्मा और दादा के बारे में बताता है कि वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो वो लोग अनुभव के ज्ञान से जीते हैं, यानी उनका जो अनुभव है वो ज्यादा सशक्त है, मजबूत है। किताबें उन्हें भले ही नहीं पढ़ी लेकिन ज्ञान उनके पास पूरा है, इसलिए वो क्या कर पाते हैं, ठीक प्रकार से अपने जीवन को चला पाते हैं। तो यहाँ जो बात उसने कही थी कि जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती बल्कि जीवन के अनुभव से आती है, वो इन उदाहरणों के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करता है। आगे देखिएगा, उनका कहना है कि हमारे माँ दादा बिना पढ़े ही हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से करते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उन्हें मालूम है कि सिचुएशन में उन्हें क्या करना है, क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा जीवन का अनुभव है। बिल्कुल ठीक है। और बड़े भाई के अनुसार अनुभव ही समझ दिलाता है, यानी कि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें सिखाता है। एक और कमाल की चीज बोल रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो प्यारे बच्चों, सफलता हमें कुछ सिखाती नहीं है, सफलता हमें कुछ नहीं सिखाती, असफलता हमें बहुत बड़ा लेक्चर देकर के जाती है, यानी कि बहुत सारा अनुभव देकर के जाती है, बहुत सारा ज्ञान देकर के जाती है। आपको सफलता मिल गई तो मिल गई, सेलिब्रेशन हो गया, बस ठीक है, एक रास्ते पे आप चले, आपको मंजिल मिल गई। लेकिन मंजिल को पाने में जब बहुत ज्यादा विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं, तो उनसे जो हमें अनुभव होता है वो चीजें हमें बहुत सिखाती हैं। तो ये जो पाठ है ये हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है। एक तो हमें सिखाता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना है, क्योंकि जब भी वो हमें डांट डपट रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही फायदा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर जितनी कड़वी दवाई देता है वो उतनी ही शरीर के लिए अच्छी होती है। ठीक है। दूसरा, अनुभव का ज्ञान यानी जो एक्सपीरियंस होता है उसे हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। किताब में पढ़ करके समझ लिया इससे कुछ नहीं होता, उसे अपने जीवन में उतारा और फिर हम जब रास्ते पर चले तो हमारे सामने आने वाली समस्याओं को हमने किस प्रकार से फेस किया, उसका जो अनुभव होता है वो हमें जीवन में और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ये 4 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं उनके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। इनको आप ध्यान से देख लें, अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और मैंने जो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ें, उन पॉइंट्स को कॉपी में लिख लें, और जब आप उनको कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर में कहां कौन सी घटना किसके बाद हो रही है वो सीधा सीक्वेंस बन जाएगा और कहानी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि वो पॉइंट्स कैसे बनाए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को लेकर के बनाए गए हैं जो कि एग्जाम में एज ए क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 2 लाइन उठाकर क्वेश्चन बना दिया, इस प्रकार से बनाए गए हैं। तो इस चैप्टर को आप देखें, और यहाँ पर
बिल्कुल सरल सरल साधारण भाषा में क्वेश्चंस का आंसर लिखने का आपको तरीका बताया हुआ। इसमें कोई भी टिपिकल वर्ड नहीं जो आपको समझ में नहीं आए, बोलचाल की भाषा में है। आप मन से अगर आंसर लिख रहे हैं तो कोशिश करें, जरूर करें, लेकिन उसमें बुकिश टच जरूर दें, यानी कि अपने किताब में जो शब्द दिए गए हैं, जो सेंटेंस लिखे, उनका प्रयोग अवश्य करें, अन्यथा भाषा का प्रभाव चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब हमारा चैप्टर जो है बड़े भाई साहब कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 2 बिंदुओं पर बात की। एक तो हमने विशद व्याख्या करी, चैप्टर में क्या क्या चीजें दी गई हैं, कौन कौन से कैरेक्टर है, कहानी किस प्रकार से चलती है और उसका उपसंहार यानी कि उसका क्लाइमेक्स क्या है, कैसे खत्म होती है। उसके बाद हमने प्रश्नोत्तर पर चर्चा करी, यानी किस प्रकार के प्रश्नोत्तर अभी तक आए हैं और हमें उनको किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं समाप्त करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल 9th क्लास और 10th क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप सभी बच्चों को YouTube पर उसे सर्च करके उसके कंटेंट का जरूर लाभ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कंटेंट दिया गया है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और बहुत ही अट्रैक्टिव और ऑथेंटिक वे में दिया गया है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में दी गई है। तो आप लोग जरूर चैनल पर जाएं, उसको सर्च करें, उसमें जो कंटेंट है उसका लाभ लें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।